सॉरी ब्रूस, तो हमारे पास एक पॉपअप आ रहा है, सारा जीतने जीतने जैसा है। तो पॉपअप के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जीतना? हाँ, बिल्कुल जीतना। ओ हाँ, निश्चित रूप से जीतना ही है। बिल्कुल, हमें हर हाल में जीतना है। और ये जो जीतना जीतना का विचार है, यही मेरा मुख्य विचार है, जिसे मैं उन्हें विस्तार से बता रहा हूँ। खेलो सारा। मुझे मेरा वही विचार बताना है, तो क्या आपको इस तरह से समझ में आया? और अगर किसी ने आपको बताया है, तो कितने कमेंट्स आते हैं? हमें इनमें से कितनों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आज का सवाल है। मेरी राय क्या है? सबसे पहले जीत के बारे में मैं क्या सोचता हूँ? तो जब से इंसान ने कई मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, जिस भी केस में हमने जीत हासिल की, मैं उसे पहली जीत मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब हमारे लिए ग्लोबल लॉन्च जैसी चीज़ों के लिए सारे रास्ते साफ हो जाते हैं, तो उस उद्देश्य से भी मैं उसे जीत मानता हूँ। यह मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरी बात, जब भी कोई जीत मिलती है, तो वह हमेशा हमें सरप्राइज देती है। जैसे कोई इंसान अचानक सरप्राइज हो जाता है, वैसे ही जब भी हमारी उम्मीद के विपरीत कुछ अच्छा होता है, तो वह सरप्राइज हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं यही सोचता हूँ कि जो भी फल हमें मिलने चाहिए, जब वे मिलते हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं और उस क्षेत्र में हम जीत जाते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। मंडली, कोई भी हमें दूसरी दिशा में या किसी और ट्रैक पर नहीं ले गया। इस तरह सारा, मेरी यही राय है इन 3 जीतों के बारे में। मैं ऐसे ही सोचता हूँ। 100% सारा, 100%। तो बहुत ही, जैसे कि हर रग रग में यह संदेश पूरी तरह से पहुंच रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जीत हार में कुछ खास नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, और वे इसे आसानी से नकार देते हैं। देखिए, चाहे कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कोई सीईओ बोलता है या उसमें जो भी सीईओ बोलते हैं, वे हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से ही बात करते हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से कही गई बात को हम बाहर कैसे लाएं, ये सोचने का तरीका ही हमें अपनाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो आगे देखते हुए मैं भी इसी सोच के साथ हूँ कि इन तीनों में जो भी विनम्रता है, वह हमारे लिए रास्ते खोलती है। और आज के दिन के अंत में चाहे रेड्डी हो या कोई भी फाउंडर हो, सभी सुनते हैं और खुशी से रहते हैं। यही मेरा उद्देश्य है सारा। एक और बात है, हमारी मैडम जोली मैडम बहुत सारे पोस्ट डालती हैं, तरह तरह के पोस्ट। हाल ही में एक पोस्ट आई थी कुछ दिन पहले ही, उसमें लिखा था, आप हर पल प्यार किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है सरा? हमें समझ नहीं आया। हर पल प्यार किए जा रहे हैं, मेरी प्यारी आंटी जी। उन्होंने भी हमें जून महीने की शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं सर। जून महीना आशीर्वादों का महीना है सर। असल में अब तक उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं बताया था कि ये महीना आशीर्वादों का महीना है। लेकिन इसी महीने में उन्होंने कहा कि जून महीना आशीर्वादों का महीना है। शायद उन्होंने ये बात इसलिए कही होगी कि उनकी सारी अड़चनें दूर हो गई हैं और उनका मन पूरी तरह से साफ है। इसलिए उन्होंने इस महीने को हमारे लिए आशीर्वादों का महीना कहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ सर। क्योंकि भले ही उन्होंने परेशानियां झेली हों, हम में से किसी ने भी उनकी परेशानियां नहीं देखी। वो किस इरादे से बाहर आए हैं, तो उन्होंने कहा इन इट एंड बिन इट। उन्होंने कहा आप अंदर आइए, मैं आपको बिन करके दिखाऊंगा। उसी बात पर टिके रहकर आज तक चाहे उन्होंने कितनी भी परेशानियां झेली हों, उन्होंने हमें कभी भी वो परेशानियां बाहर आकर नहीं बताई। हर रोज अंडे देने वाली मुर्गी को ही पता होता है कि उसकी तकलीफ क्या है, लेकिन हम सिर्फ अंडा लेकर उसकी पीड़ा को नहीं समझते। लेकिन वहां वह कितनी तकलीफें झेल रहा है, ये हमें किसी को भी पता नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमें बहुत बहुत सारी अनगिनत और जटिल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं इतनी व्यापक और गहरी हो सकती हैं कि वे हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, पेशेवर जिम्मेदारियां हो, या फिर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। इन परेशानियों में अक्सर आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, पारिवारिक विवाद, सामाजिक दबाव या फिर व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं शामिल हो सकती हैं। जब ये समस्याएं एक साथ या लगातार आती हैं, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से निकलना अत्यंत कठिन है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए व्यक्ति अक्सर तनाव, चिंता, निराशा और कभी-कभी तो पूरी तरह से हताशा का अनुभव कर सकता है। यह स्थिति इतनी विकट हो सकती है कि हमें अपने आसपास सब कुछ अंधकारमय लगने लगता है और समाधान की कोई किरण दिखाई नहीं देती। ऐसी विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को अक्सर अकेलापन महसूस होता है, जैसे कि वह इन समस्याओं के बोझ तले दब गया हो और कोई रास्ता न सूझ रहा हो। यह मानसिक और भावनात्मक दबाव इतना बढ़ जाता है कि सामान्य जीवन जीना भी दूभर हो जाता है।
हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर शाम एक अनसुलझी समस्या के साथ ढल जाती है। इन परेशानियों का सिलसिला कभी-कभी इतना लंबा खींच जाता है कि व्यक्ति की सहन शक्ति जवाब देने लगती है और वह हार मानने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा करने वाले लोग वे केवल उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करते हैं जिन्हें वे जानते हैं। जिसने गलती नहीं की वह तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई हुआ हुआ कह रहा है तो 10 में से कम 4 लोग भी उसे सुनकर कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, ये इस तरह हो रहा है, इसलिए वे आगे बढ़ने के आत्मविश्वास के साथ रहते हैं। तो वाईटीटी आनंद जी ने जो कहा वह अक्षरशः सच है, क्योंकि हमेशा उदाहरण के तौर पर हमारे पास अमेजन है। नाम अभी नहीं बताना चाहिए, उसमें जाकर आप वह वस्तु खरीदें या ना खरीदें, उसे खोलकर उसमें दाम कैसे हैं खोजें, तब भी उन्हें रेवेन्यू जाता है। ठीक है ना? तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे जरिए कितना रेवेन्यू जाता है। असल में अश्विनी गुरु, आपने कहा कि मैं ट्रैफिक शेयर करूंगा, तो ट्रैफिक क्या है? कौन सा ट्रैफिक? कौन सा ट्रैफिक? शुरुआत में आपने सड़क पर होने वाले ट्रैफिक के कॉन्सेप्ट से बात की थी। असल में आज के समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेटा ट्रैफिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा विषय है, जिस पर काफी ध्यान दिया जाता है। ये एक बड़ा विषय भी है। तो अब जैसा कि हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम उन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करें जो हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को परिभाषित करते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें हमें हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय का एक सुविचारित आधार हो और वह हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। इस यात्रा में हमें न केवल वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करना होगा, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए भी तैयार रहना होगा। यह एक ऐसा क्षण है जहां हमें अपनी रणनीतियों को फिर से परिभाषित करना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और एक ऐसे मार्ग पर चलना होगा जो हमें सफलता की ओर ले जाए। हमें यह भी समझना होगा कि इस प्रक्रिया में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयासों से हम उन पर काबू पा सकते हैं। यह समय है जब हमें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जो न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर हो। हमें हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे कार्य नैतिक और न्याय संगत हों। यह एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का समय है, जहां हम केवल तात्कालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि एक स्थायी और सकारात्मक प्रभाव पैदा करने का लक्ष्य रखें। इस प्रकार तो अब का अर्थ केवल एक शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहन और विचारशील प्रक्रिया का आह्वान है जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। एक पिता ने अपने 2 बेटों को 1-1 लाख रुपए दिए, तो एक बेटे ने उसे 2 लाख बना दिया, दूसरे बेटे ने उसे 10 लाख बना दिया। यानी दोनों के लिए एक ही पिता ने किया, एक ही तरह का पैसा दिया। दोनों भले ही उनके बच्चे हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया, अपनी समझदारी के अनुसार ही वे उसे विकसित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही कि हमें डोमेन दे रहा है ना, वो डोमेन दे दिया। अगर मैं कुछ ना करूं और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं तो क्या होगा? अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिए। अगर हम उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा सर, मैं ऐसा सोचता हूँ। 100% सर। मेरे नालसी लीडर्स ने भी एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था, सर वहां दुबई कैंपेन की वजह से अरब देशों में उन सभी इलाकों में हमारे मेट्रो स्टेशन या बड़े बड़े मॉल्स में बहुत अधिक ट्रैफिक आया सर। तो बहुत सारे लोगों ने देखने की वजह से लगभग 3 से 5 बिलियन लोगों ने होमरल रजिस्ट्रेशन किया सर। हाँ जी सर। मतलब अब हर एक घर में दुबई में हमारा ब्रांड हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थान रखता आया है। यह शहर जो अपनी आधुनिकता, नवाचार और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है, हमारे ब्रांड के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करता है। हमने दुबई में अपनी यात्रा कई साल पहले शुरू की थी, जब हमने पहली बार इस गतिशील बाजार में कदम रखा था। तब से हमने लगातार विकास किया है और अपनी पहचान बनाई है। हमारे उत्पादों और सेवाओं को दुबई के विविध और मांग वाले उपभोक्ताओं द्वारा खूब सराहा गया है। हमने यहाँ कई सफल परियोजनाएं पूरी की हैं, जो हमारी विशेषज्ञता और गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। दुबई में हमारी उपस्थिति केवल व्यापारिक लेन देन तक सीमित नहीं है। हम स्थानीय समुदाय के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ते हैं और विभिन्न सामाजिक पहलुओं में भाग लेते हैं। हमारा ब्रांड दुबई की आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है
हम यहाँ के ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। भविष्य में भी हम दुबई में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं, नए उत्पादों और सेवाओं को पेश कर रहे हैं और अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य दुबई में एक स्थायी विरासत बनाना है जो नवाचार, उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि पर आधारित हो। हम हमेशा दुबई के बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करते रहेंगे ताकि हम यहाँ के बाजार में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहें। दुबई में हमारा ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि यह विश्वास, गुणवत्ता और निरंतर प्रगति का प्रतीक है। कोई अंदाजा है? एक और बात, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है सर। अब अगर आप फिजिकल रूप से कोशिश करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी। उसमें कर्मचारी होंगे, उन्हें निश्चित रूप से प्रोडक्ट बनाकर लाना होगा। उसकी क्वालिटी के भी कई प्रकार होंगे, कॉन्सेप्ट्स। अगर आप देखें, एक टेबल रखकर व्हाट्सएप कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, 4 टेबल्स और 4 कंप्यूटरों के साथ शुरू हुई थी। अब अगर आप उसका ऑफिस देखें तो वह कितना शानदार है, क्योंकि उन्होंने खुद को इस तरह विकसित किया है। व्हाट्सएप ने आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसकी शुरुआत 2013-14 में हुई थी। व्हाट्सएप पर 2013 खत्म हो गया है। 13 भले ही अमेजन जैसी कंपनियों को अब दुनिया जानती है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में शामिल होने के लिए 14 या 15 साल तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन कल जब ऑन पैसेबल वास्तव में मार्केट में आया तो तुम्हारे लिए एक ब्रांड पहले से ही पूरी तरह से बन चुका था, समोते। इस नाम के तहत जो भी फाउंडर्स हैं, वे सभी ऐसे असाधारण और दूरदर्शी उद्यमी हैं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, अद्वितीय नवाचार और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से न केवल अपने अपने क्षेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये वे अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विशेष नाम या ब्रांड के अंतर्गत अपनी कंपनियों, स्टार्टअप्स और विभिन्न पहलों की नींव रखी है, उन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। उनका योगदान केवल वित्तीय सफलता या व्यावसायिक लाभ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने नए उद्योगों को आकार दिया है, अनगिनत रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और तकनीकी तथा सामाजिक नवाचारों को बढ़ावा देकर सकारात्मक बदलाव लाए हैं। इन फाउंडर्स की यात्रा अक्सर अनगिनत चुनौतियों, बाधाओं और अनिश्चितताओं से भरी रही है, लेकिन उन्होंने अपनी असाधारण दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और अदम्य भावना से इन सभी को पार किया है। वे न केवल अपने व्यवसायों के निर्माता और संचालक हैं, बल्कि वे प्रेरणा के जीवंत स्रोत भी हैं, जो युवा उद्यमियों और महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अपने सपनों को साकार करने और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस नाम के तहत आने वाले प्रत्येक फाउंडर की अपनी एक अनूठी और प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन उन सभी में एक बात समान है, वे अपने दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए असाधारण समर्पण और त्याग दिखाया है। वे ऐसे अग्रणी हैं जिन्होंने अपने नवाचारों, रणनीतियों और दूरगामी सोच से उद्योग को नया आकार दिया है, और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी रहेगी, जो उन्हें उत्कृष्टता और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। वे सिर्फ व्यापारिक नेता नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे दूरदर्शी हैं जिन्होंने भविष्य की नींव रखी है और समाज को एक नई दिशा दी है। ब्रांड बनाने के बाद हम किस स्थिति में रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, यही मैं सोच रहा था। सोचने की बात है कि आयुष जी ने ड्रीम बिग कहा था। उसी ड्रीम बिग में मैंने सोचा कि आखिरकार लोग किस तरह की बातें सोचते हैं। हम सबको एक ही तरह का, एक ही विचार लेकर चलना चाहिए, तभी वह ब्रांड जैसा कुछ बनता है। उस ब्रांड को कब बाहर लाएंगे, यही सोचते रहे। इंतजार और देखो, मुझे विश्वास है कि भगवान हमेशा अच्छे रास्ते दिखाएंगे। इसी उम्मीद में हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग वहाँ मौजूद बोर्ड्स, मेट्रो स्टेशन और मॉल में, सभी सारे मंडी के अनन्य सदस्य, हमारे दोस्त, सर्कल के लोग, फाउंटेन वाले लोग कॉल करके ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वे अद्भुत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। बिन लाइम नामक फाउंटेन के विकल्प भी हैं और दूसरों ने भी पूछा है। सारे मंडी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत से लोगों ने बात की है। सारे अब किसी न किसी समय एक रीडर की तरह बात कर रहे हैं, एक एलसी मेंबर की तरह भी बात कर रहे हैं। आप अनंत पासु में अभी जो फाउंडरशिप है वही ले रहे हैं। उस वजह से कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। ऊपर से नीचे तक तपस्या करने के बाद भी फिर भी फाउंडरशिप नहीं मिलती, ऐसा कहा गया है। देखिए, अब सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। असल में मेरा एक दोस्त शायद 2012 या 2011 में मुझे बताया कि उसने बिटकॉइन खरीदा है, तो मैंने भी खरीदा। मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी खरीद चुका था, लेकिन उसने 2021 में एक कॉइन के लिए 70 लाख रुपए कमा लिए। वाह! तब तो बस 5-6 हजार रुपए ही लगे थे, अगर मैं सही याद करूं।
अब नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में किस तरह से लगातार और तीव्र गति से बदलाव आ रहे हैं। जिस तरह से बिजली के आगमन के बाद मानव समाज और मानव जीवन में कितने व्यापक और क्रांतिकारी बदलाव आए और मोबाइल नामक एक अत्याधुनिक डिवाइस के बाजार में आने के बाद, नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण सुविधा के अत्यधिक आसान हो जाने के बाद दो बार अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। अगर हम विशेष रूप से 2000 के बाद देखें तो तकनीक के क्षेत्र में कितनी अद्भुत और अभूतपूर्व तरक्की हुई है। एंड्रॉयड शुरू होने के बाद बहुत बड़ी क्रांति आई है। बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। एंड्रॉयड ने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को एक साथ जोड़कर मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव लाया। एक समय था जब नोकिया मोबाइल दुनिया भर में छाया हुआ था। उस समय नोकिया वालों ने जब एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बनाने वालों को देखा तो उन्हें यह बहुत शानदार लगा, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी कंपनियों ने इस मौके को अपनाया और आज पूरी दुनिया में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। मैंने जो कुछ भी कहना था वह सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया है।